हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम इस रिलेशन एंड फंक्शंस वाली यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था। वो एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है इनवर्स फंक्शन समझने के लिए। एक सीडी का एक स्टेप है कंपोजिशन आपका इनवर्स समझने के लिए। देखो, मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जिस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन को सीखा था, वो फंक्शन एक दूसरे के क्या थे, बेसिकली इनवर्स थे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लो आपने ऐसे देख लिया 2 raised to power 3 is equal to 8। यहाँ पे 2 क्या है आपका बेस, उसकी पावर कितनी 3 is equal to 8। आपने पता लगा लिया 2 की पावर 3 is equal to 8। अब 2 की पावर 3 बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। 2 की पावर 3 क्या है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू आ रही है 8। लेकिन लोगैरिथमिक फंक्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। मान लो आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो हम 2 की पावर लें और उससे 8 आ जाए, है ना। मान लो आपको कुछ ऐसा नंबर सोचना है। इस टाइप की चीजों को डिस्कस करने के लिए हमने लोगैरिथमिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। वो कैसे, आप लोगों को बेस 2 ले लो, यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो 3 ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 2 की पावर में ले जाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8। इसी तरीके से हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है ना। मान लो आपके पास दो सेट है x y, f एक फंक्शन है, दो सेट है x y। यहाँ पे लिख देता हूं मैं a b c, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 2 3, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 2 3। मान लो a 2 से रिलेटेड है, b 3 से एंड c 1 से। हमने एक बार के लिए फंक्शन f को हमने क्या लिया है, बेसिकली 1 1 ऑन टू फंक्शन ले लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना जो चीज को लिखने जाओ। f ऑफ a कितना आएगा 2, क्योंकि a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। सिमिलरली f ऑफ b कितना आएगा, f ऑफ b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। सिमिलरली f ऑफ c कितना आएगा, c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। ये तो आपने पता लगा दिया। ये तो फंक्शन की बहुत सिंपल चीज है भाई, हर स्टूडेंट को पता चल गया कि फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर 2 है, b के ऊपर 3, c के ऊपर 1। लेकिन अगर मैं मान लो आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछने लगूं कि फंक्शन की किस वैल्यू के ऊपर आंसर 2 आ रहा है, फंक्शन के अंदर आप क्या इनपुट डालोगे कि आउटपुट आपका a आए, आउटपुट आपका 2 आए। फंक्शन की आप क्या इनपुट डालोगे कि आउटपुट 2 आ जाए, फंक्शन में क्या इनपुट डालोगे कि आउटपुट 3 आ जाए, क्या इनपुट डालोगे कि आउटपुट 1 आ जाए। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिस्क्राइब किया है। ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, फंक्शन f, ये कहां से लेके कहां तक है, ये है आपका x से लेके y तक। मान लो मैं कोई दूसरा फंक्शन g इस तरीके से डिनोट करूं जो आपका y से लेके x तक हो, x से लेके y तक का f था आपका x से लेके y तक। g हमने क्या बनाया, हमने बनाया y से लेके x तक। देखो ध्यान से, ये आपका x y a b c 1 2 3। अब आपका फंक्शन f था x से लेके y तक, g क्या हो गया, g हो गया आपका y से लेके x तक। g में इससे ले रहा है ना, g में इससे ले रहा है। अब हम एक चीज सोचो कि हमको ये पता लगाना है कि क्या इनपुट डालें कि फंक्शन का आउटपुट 2 आ जाए, क्या इनपुट डालें कि फंक्शन का आउटपुट 2 आ जाए, है ना। इस तरीके से मैपिंग हो रखी थी आपकी, इस तरीके से मैपिंग हो रखी थी। आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, ये वाला भी देख सकते हैं। अब देखो, अगर मेरे को फंक्शन का इनवर्स इस तरीके से पता लगाना है, उसको मैं क्या लिखूंगा, g is equal to f इनवर्स। ये इनवर्स का मतलब बेसिकली क्या है, ये 1/f बिल्कुल नहीं है, f की पावर -1। f इनवर्स का मतलब 1/f बिल्कुल नहीं है। ये है फंक्शन का इनवर्स का मतलब अगर आप g की वैल्यू 1 पे पता लगाएंगे, कितनी आएगी c। हमने एक फंक्शन x से y की बजाय y से लेके x तक डिफाइन कर दिया, अब देखो 1 इनपुट कितने पे आ रहा है c पे, 2 इनपुट कितने पे आएगा, 2 इनपुट आ रहा है आपका a पे, 3 इनपुट कितने पे आएगा, 3 इनपुट आ रहा है आपका b पे। तो g जो फंक्शन है, एक जो दूसरा फंक्शन है g, वो क्या हो गया, इस वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे होगा, फिर से बता देता हूं। इसके अंदर जो इनपुट था a, वो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इसके अंदर जो आउटपुट था 2, वो यहाँ पे इनपुट आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि
कि जब आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट हो गया, इनपुट आउटपुट में, तो हमने फंक्शन को पूरा पलट दिया, उसी पलटने को हम कहते हैं फंक्शन का इनवर्स। आई होप आपको ये पलटने वाली चीज से थोड़ा आइडिया लगा होगा कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फंक्शन f x से लेके y तक डिफाइन है तो फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स, इसको हम बोलेंगे f इनवर्स, इसको आप बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ f या फिर f इनवर्स, इनवर्स ऑफ f, ये है आपका इनवर्स ऑफ f। अब इसको f की पावर -1 या इस तरीके से नहीं बोलेंगे, वो आपकी चीज गड़बड़ हो जाएगी, वो इसको बोलने का सही तरीका नहीं है। तो इसको बोलने का सही तरीका है इनवर्स ऑफ f, उसको हमने क्या किया, एक g फंक्शन के बराबर रख दिया, और वो वैल्यू क्या है आपकी g1 c, g2 a, g3 b। बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। हमने जो फंक्शन का इनपुट थे abc, वो हमारे आउटपुट हो गए abc, जो फंक्शन के हमारे आउटपुट थे 2 3 1, ये हमारे फंक्शन के इनपुट हो गए। आउटपुट इनपुट में चेंज हो गया, इनपुट आउटपुट में। इनफैक्ट जो फंक्शन आपका x से लेके y तक था वो आपका y से लेके x तक हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं फंक्शन का इनवर्स। फंक्शन के इनवर्स का मतलब f की पावर -1 बिल्कुल नहीं है, f इनवर्स इज इक्वल टू 1/f बिल्कुल नहीं होता। अगर आप 1/f करते तो यहाँ कितना था 1/2 1/3 1/1, इस चीज का abc से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1, a function is invertible, a function is invertible if and only if it is a bijective function। अब bijective function का मतलब आपको पता होना चाहिए, bijective का मतलब 1 1 प्लस on 2, 1 1 प्लस on 2। किसी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन 2 हो। इसका मतलब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। देखो इस चीज का मैं आपको बेसिक आइडिया एक बार बता देता हूं, क्यों किसी फंक्शन का 1 1 एंड ऑन 2 होना जरूरी है, नहीं तो उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। देखो आपने ले लिया x से लेकर y तक फंक्शन ABCD 1 2 3 4। एक बार के लिए आप मान लो कि ये वाला फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, मैनिमल है। हम फिर इसका इनवर्स निकालने का ट्राई करते हैं। मैनिमल हो गए क्योंकि 1 की 2 भी मिल गई। अब c और d को आप सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दो। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन f है आपका, f of a is equal to 1, f of b is equal to 1, f of c कितना आ रहा है 2, f of d कितना आ रहा है आपका 3 है ना, f of d कितना आ रहा है 3। अब मान लो मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकालने की सोची, मैंने इस फंक्शन को यहां से यहां एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया g, जो आपका y से लेके x तक है ना, y से लेके x तक है। g को आप क्या भी लिख सकते हो, g को आप लिख सकते हो f इनवर्स, g को आप f इनवर्स भी लिख सकते हो क्योंकि इनवर्स फंक्शन है वो x से y था, ये y से x हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप g1 निकालने की सोचोगे, अगर आप g1 निकालने की सोचोगे तो क्या आएगा, g1 निकालने की सोचोगे तो a लिखोगे या b लिखोगे, यहाँ पे गड़बड़ होगी। मान लो फंक्शन y से लेके x तक, एक बार आप खुद सोचो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने की बेसिक कंडीशन क्या थी कि इधर वाले किसी भी एलिमेंट के एक ही इमेज होनी चाहिए, क्योंकि हम y से x फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे सोचने में दिक्कत आ रही है तो y से x आप ऐसे सोच लो, है ना, y से x आप ऐसे सोच लो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 2 3 4, और ये था आपका ABCD, है ना। 1 किसके साथ था, 1 था a के साथ और b के साथ, और c था आपका 2 के साथ, d था आपका 3 के साथ। अब ध्यान से सोचो, क्या y से लेके x का कोई फंक्शन बन रहा है, नहीं, क्योंकि जो डोमेन वाला एलिमेंट है ना 1, इसकी दो इमेज आ रखी है a और b। अगर दो इमेज आती है तो वो रिलेशन क्या फंक्शन नहीं होती। इसका मतलब f इनवर्स क्या है, f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि हमने f को मैनिमल फंक्शन लिया था और कंडीशन क्या थी कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, है ना, 1 1 होना चाहिए। और साथ साथ में भी क्या था, फंक्शन को हमने इनटू भी छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे 4 की कोई इमेज नहीं है। अब देखो 4 की कोई इमेज नहीं है तो ये वाला फंक्शन ही नहीं बना, ये वाला फंक्शन नहीं बना, 4 की कोई इमेज ही नहीं है। 4 की इमेज है नहीं तो फंक्शन होता नहीं। किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी थी। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूं। पहली कंडीशन, जो भी डोमेन वाले एलिमेंट है उनकी खाली एक ही इमेज होनी चाहिए,
1 की 2 इमेज होगी फंक्शन रहेगा। और जो डोमेन वाले एलिमेंट है, हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज जरूर होनी चाहिए, 4 की कोई इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं बना। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो उसको 1 1 और 2 होना पड़ेगा। एंड 1 1 और 2 होने को हमने क्या नाम दिया था, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1 इनवर्स फंक्शन। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी ऐसी ही बेसिकली। द इनवर्स of a function is unique। the inverse of a function is unique। इसका क्या मतलब है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एक यूनिक फंक्शन आएगा। किसी भी फंक्शन के बहुत सारे इनवर्स नहीं हो सकते। ये वाले चीज आप बहुत इजीली समझ सकते हो। अगर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है तो 2 की और कोई पावर लेने से 8 नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली सीधी सी बात है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपका f इनवर्स, ये आपका फंक्शन बन गया। एक बार मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं फिर से। x से लेके बड़ी, यहां पे आपका 1 2 3, यहां पे मान लो आपने ABC ले लिया, 1 से A 2 से C B, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, f1 इज इक्वल टू A, f2 इज इक्वल टू C, f3 इज इक्वल टू B। अगर आप इसको इनवर्स तरीके से डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, f इनवर्स A इज इक्वल टू 1। देखो ये लिखने का तरीका है, f इनवर्स A इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, जब आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे और आपने a इनपुट लिया तो आउटपुट कितना आएगा 1। जब आपने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया, a इनपुट लिया तो आउटपुट कितना आया 1। सिमिलरली f इनवर्स b कितना आएगा, f इनवर्स b, जब आप f इनवर्स लोगे b से लेके 3 तक जा रहे हो ना, तो f इनवर्स b की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली f इनवर्स c की वैल्यू कितनी आएगी, f इनवर्स c की वैल्यू आएगी 2। तो ये इनवर्स फंक्शन लिखने का तरीका। अगर आपने इनवर्स फंक्शन बना रखा है, आपने बोल रखा है कि g जो है f इनवर्स के बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो gk is equal to 1, gb is equal to 3, gc is equal to 2। आप gb डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको f इनवर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन को यूनिक होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 a से लिंक्ड है तो a भी 1 से ही लिंक्ड होगा। ऐसा नहीं है कि 1 a से लिंक्ड है, a कहीं जाके 3 से लिंक होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि फंक्शन यूनिक नहीं है। अगर 1 a से लिंक्ड है तो a भी 1 से ही लिंक्ड होगा। साथ साथ क्या है, फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो 1 1 होने का क्या मतलब है, 1 to 1 मैपिंग, एक के साथ एक ही एलिमेंट मैप करेगा, तो उस केस में अपने आप फंक्शन यूनिक हो जाएगा। एक से ज्यादा फंक्शन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसी के साथ साथ तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं आपको मोस्टली ओरल समझा रहा हूं। ना ही इनका कोई इलस्ट्रेटिव प्रूफ है और ना ही कभी आज तक बोर्ड में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। वो तो थ्योरीज मेंशन्ड है, प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है, इसलिए जस्ट आपको मैं इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। द इनवर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को कई बार शॉर्ट में हम बाइजेक्शन भी बोल देते हैं, The inverse of a bijective function is always a bijective function। देखो सबसे पहले चीज, इनवर्स पॉसिबल ही है किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, ये वाली चीज हमने एक्सप्लेन कर ली। अब अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स ले लो, इनवर्स लेने के बाद जो फंक्शन आया, उस फंक्शन को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, f इनवर्स को हम बोलते हैं g जो फंक्शन है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। इसका मतलब क्या है, g फंक्शन जो आएगा वो भी एक 1 1 और 2 फंक्शन आएगा। आप यहां से देख सकते हैं, हमने क्या लिखा था 1 2 3 एंड abc, है ना, इस तरीके से लिया था हमने। 1 जो है c से लिंक, 2 b से और 3 a से। अब देखो, अगर आप इस साइड से देखोगे, यहां से यहां देखोगे, a की 1 इमेज, b की 1 इमेज, c की 1 इमेज, है ना, तीनों की 1 1 इमेज है, तो 1 फंक्शन हो गया 1 1। और यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है
इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, किसी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने का मतलब उस फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अगर किसी इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं हम, मान लो कोई फंक्शन है f, वो हमने बाइजेक्टिव प्रूव कर लिया। बाइजेक्टिव प्रूव कर लिया इसका मतलब क्या, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, फंक्शन का इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल है। f का इनवर्स निकाल लिया हमने, उसको हमने नाम दे दिया g, f इनवर्स इज इक्वल टू g। अब जो g फंक्शन आएगा ना वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये बोल रही है प्रॉपर्टी नंबर 3। किसी भी इनवर्स फंक्शन का, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालोगे तो वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए। देखिए ये है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में एक बार आपको समझा देता हूं क्या बोलती है। एक फंक्शन है f, x से लेके y तक, जो हमारी यूजुअल डिनोमिनेशन है, x से लेके y तक एक फंक्शन है f। दूसरा फंक्शन है g, g क्या है, y से लेके x तक है। देखो f एक फंक्शन है x से लेके y तक, ये फंक्शन बोल दिया आपने f। अब g फंक्शन क्या है, g फंक्शन है आपका y से लेके x तक। देखो ऐसा नहीं है कि x से लेके y तक अगर एक फंक्शन है f और आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया y से लेके x तक, तो वो अपने आप f का इनवर्स हो गया। जरूरी नहीं ये फंक्शन इसका इनवर्स है। इनवर्स होने के लिए और बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए ना। उसके साथ साथ अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि g जो है f का इनवर्स है, g जो है f का इनवर्स है, g इज इक्वल टू f इनवर्स है, तो क्या वैल्यू होगा f ऑफ g। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन निकालने सिखाया था, वहां पे हमने बताया था f ऑफ g का क्या मतलब है। f ऑफ g का मतलब है ये f ऑफ g इज इक्वल टू i y का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम सेट y। अगर आप ये वाली चीज निकालोगे तो किसके बराबर आनी चाहिए, ये वाली चीज आनी चाहिए आपकी x के बराबर। बेसिकली इनवर्स का मतलब आप यहां पे समझ सकते हो x into 1 by x, x into 1 by x क्या आएगा 1। जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर g मान लो क्या है, g आपका क्या है, f इनवर्स है, g आपका क्या है, f इनवर्स है ना। तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो, f से f कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका आ गया x। ये बहुत ही लेजी, बहुत ही डम डेफिनेशन है, लेकिन एक बार के लिए समझने के लिए वाली चीज बिल्कुल सही है। g क्या था आपका, g था आपका f इनवर्स, आपने g की जगह रख दिया f इनवर्स, f से f इनवर्स बेसिकली कैंसिल हो गया। ये चीज आपने मैट्रिक्स में भी सीखी है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, i है ना, क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर f ऑफ g i है तो g ऑफ f भी i होगा। सेम ही चीज है दोनों। आप इसको इस तरीके से लिख लो, g ऑफ fx है ना, g को क्या लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ fx। f इनवर्स से अगेन f कैंसिल होकर कितना बचेगा आपके पास, x। यहाँ पे ix और iy का मतलब है कि बेसिकली सेट x का आइडेंटिटी एलिमेंट, सेट y का आइडेंटिटी एलिमेंट। ये वाली चीज मैट्रिक्स में भी है। अगर आप a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी तो i ही आएगा, तब भी i आएगा ना, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का फर्क है। सिमिलरली f ऑफ g और g ऑफ f दोनों की वैल्यू किसके बराबर आएगी, i के बराबर, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो भी आप यहाँ पे इनपुट लोगे, अगर x लोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y लोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब। आई थिंक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप मैट्रिक्स से समझ गए होगे कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही डिराइव हुई है। अगर मान लो f एक फंक्शन है जो है आपका x से लेके y तक, g एक फंक्शन है जो आपका y से लेके x तक, एंड ये चीज आपको दे रखी है इस बार f ऑफ g इज इक्वल टू i, g ऑफ f इज इक्वल टू i। ये दोनों चीज आपको दे रखी है, तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन होगी f इज इक्वल टू g इनवर्स या फिर g इज इक्वल टू f इनवर्स। ये वाली कंडीशन वैलिड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था, दो सेट दे रखे थे, g f का इनवर्स दे रखा था, तो ये वाली चीज हमको प्रूव करनी थी। इस बार क्या है, दोनों सेट दे रखे, ये वाली चीज दे रखी है, ये वाली चीज प्रूव करनी है। एक ही बात है ना, एक ही बात है। आप x इक्वल टू y लिख लो या y इक्वल टू x लिख लो, बात तो एक ही है ना। तो ये वही बात होगी कि आपने f ऑफ g और g ऑफ f को i दे रखा है। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है
तो क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने ही पड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने ही पड़ेंगे। दोनों इनवर्स हो गए तो डेफिनेटली f इज इक्वल टू g इनवर्स लिख लो या फिर g इज इक्वल टू f इनवर्स लिख लो, दोनों एक ही बात है। ये आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई एक समझ आ गई तो दूसरी उससे अपने आप फॉलो करेगी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी बोलती है कि g ऑफ f, अगर आप g ऑफ f का इनवर्स लेते हो तो इसके बराबर आएगा f इनवर्स o g इनवर्स, वो आपका आएगा f इनवर्स o g इनवर्स के बराबर। ये वाली चीज मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको याद कैसे रखेंगे। ये वाली चीज आपने मैट्रिक्स में भी करी थी, ab का इनवर्स इसके बराबर आता था b इनवर्स इनटू a इनवर्स, है ना, b इनवर्स इनटू a इनवर्स। जब आप इनवर्स लेंगे या आप सपोज ab मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे तो ट्रांसपोज के अंदर बेसिकली क्या था, इन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लग जाता था लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो जाता था। सिमिलरली यहां पे होगा g ऑफ f, आप कंप्लीट का इनवर्स लोगे तो किसके बराबर आएगा, f इनवर्स o g इनवर्स। ये वाली चीज मैं आपको एक बार करके बता देता हूं, देखो सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेंगे। मान लो ये है आपका x से लेके y, f फंक्शन हो गया, y से लेके z आपका g फंक्शन हो गया, y से लेके z आपका g फंक्शन हो गया। यहां पे कुछ नंबर ले लेते हैं हम, a b c 1 2 3 एंड x y z, तीन नंबर ले लिए हमने। सिंपल मैपिंग करते हैं, g ये मैपिंग होगी, इसका मतलब क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां से आगे कौन सा फंक्शन है f ऑफ c इज इक्वल टू 3। इस मैपिंग का ये मतलब हो गया। सिमिलरली यहां से क्या होगा, g ऑफ 1 कितना है y, 1 किससे मैप है, g ऑफ 2 कितना है आपका x, g ऑफ 3 आपका कितना है, g ऑफ 3 इज इक्वल टू z। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफाइन करना है g ऑफ f, है ना, g ऑफ f कितना है, देखो a 1 से मैप्ड है, 1 y से मैप्ड है, तो g ऑफ f इसका a कितना आएगा, इसका a आएगा y, है ना, a 1 से है 1 y से है। सिमिलरली g ऑफ f और इसके बाद आप लेंगे b, ये कितना आएगा आपका x, b 2 से है 2x से, g ऑफ f का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट x से लेके z तक, है ना, g ऑफ f का ये मतलब होता है। एंड g ऑफ f आपका c कितना आएगा, ये आएगा आपका z, c से लेके 3 से लेके z, इनपुट c है, आउटपुट कितना आएगा z, क्योंकि g ऑफ f का कौन सा फंक्शन हो गया, g ऑफ f आपका ये वाला फंक्शन हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको इसका इनवर्स निकालना है ना, इसका इनवर्स कितना आ जाएगा, जब आप y रखेंगे इनपुट तो आपको आएगा a, इसका इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख कर देता हूं यहां से, y से आएगा आपका a, x से आएगा b, है ना, y से आएगा a, x से आएगा b और z से आएगा c, ये हो गया इसका इनवर्स। ये हमको किसके बराबर प्रूव करना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये f इनवर्स के अंदर है, सबसे पहले हमको g इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखो g इनवर्स में आपको बना देता हूं इसका, ये आपका x y z, ये था हमारा a b c 1 2 3 एंड x y z। अब g इनवर्स में क्या होगा, y किससे लिंक होगा, y 1 से लिंक होगा, g इनवर्स आप इसका उल्टा सोचते जाओ, x किससे लिंक होगा, x 2 से लिंक होगा, z किससे लिंक होगा, z आपका 3 से लिंक होगा, है ना, ये हो गया हमारा g इनवर्स। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको बेसिकली पता करना है f इनवर्स कितना हो जाएगा, a आपका 1 से लिंक था तो 1 आपका a से लिंक हो जाएगा ना, 2 आपका b से लिंक था तो 2 आपका b से लिंक हो जाएगा एंड 3 आपका c से लिंक था तो आपका यहां से लिंक हो जाएगा, तो इसलिए ना। अब आप डायरेक्ट देखो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, वो कहां से कहां तक हो जाएगा, वो यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। अब देखो x 2 से था फिर b से आ गया तो b के साथ कितना आएगा, b के साथ x आएगा, बराबर आ गया दोनों, y 1 के साथ था a के साथ आ गया, y 1 के साथ था a के साथ आ गया, y a के साथ आ गया। अब देखो उसके बाद z किसके साथ आएगा, z 3 के साथ था और 3 किसके साथ था, c के साथ, तो z आपका c के साथ आ गया। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी।
कि जैसे मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स और ट्रांसपोज लेते हुए आपका इनवर्स ऑर्डर चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी फंक्शन के कंपोजिशन में क्या है, ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपल सी इलस्ट्रेशन ली, तीन सेट लिए एक्स वाई जेड एबीसी 1 2 3 एक्स वाई जेड, एक सिंपल मैपिंग डिफाइन करी एंड उस मैपिंग के हेल्प से हमने समझ लिया कि हाँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ के होल इनवर्स के बराबर। हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। आइए अब वन बाय वन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के 6-7 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट्स प्लस प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अच्छे हम कवर कर लेंगे। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी। देखो स्टूडेंट्स, तीन सिंपल क्वेश्चन लेते हैं किसी भी फंक्शन के इनवर्स को समझने के लिए कि इनवर्स का फंडा क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैसे उसका इनवर्स निकाला जाता है। देखो ये वाला जो फंक्शन है, एक एस दे रखा है सेट और एक सेट दे रखा है आपको टी एबीसी 1 2 3। फंक्शन जो है एस से लेके टी तक डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एस से लेके टी तक। आपको क्या है, फंक्शन का इनवर्स निकालना है। फंक्शन का इनवर्स निकल पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे पहले फंक्शन को देखना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो बहुत ही सिंपल तीन एलिमेंट है, एक बार एरो डायग्राम बना लेते हैं, वहां से आपको चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या है a b c, यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3। a की किसके साथ मैपिंग है, a की मैपिंग है 3 के साथ, तो बन गया। b की मैपिंग है 2 के साथ, c की मैपिंग है 1 के साथ, है ना। ये आपका एक बेसिक सा फंक्शन बन गया जो s से लेके t तक है। इस टाइप से फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं। फंक्शन जो है s से लेके t तक है, हमने सारी मैपिंग को एरो के थ्रू कनेक्ट कर दिया। आपको बताना है फंक्शन का इनवर्स। सबसे पहले देख लो फंक्शन 1 1 है या नहीं। कोई भी एलिमेंट 1 2 3 किसी की भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं है, तीनों की एक एक इमेज है, फंक्शन 1 1 है। ऑन टू होने के लिए क्या है, फंक्शन का जो कोडोमेन सेट है वहां पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, है ना। 1 2 3 तीन एलिमेंट है और तीनों की प्री इमेज है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू है। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, इनवर्स निकल पाना पॉसिबल है। अब देखो इनवर्स क्या होता है, हमको पता है डेफिनेटली इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, t से लेके s तक डिफाइन हो जाएगा। t यहां s से लेके t तक है तो इसका इनवर्स हो जाएगा t से लेके s तक। इसका इनवर्स लिख देते हैं f इनवर्स किसके बराबर आएगा। देखो इनवर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डोमेन को रेंज सेट में बदल देना है, रेंज को डोमेन सेट में। ये मैंने आपको किसी रिलेशन का इनवर्स निकालते हुए बताया था। यहां पे भी ये वाली चीज वैलिड है, ध्यान से देखो। जो फंक्शन था f उसके अंदर a 3 से मैप था, जो इसका इनवर्स होगा उसके अंदर क्या होगा, 3a से मैप होगा, 3a से मैप होगा। आपको कुछ नहीं करना, ये चेक कर लो कि फंक्शन इनवर्टिबल है तो आप क्या करो, इनके ऑर्डर चेंज कर दो। a 3 से 3a से हो जाएगा, b 2 से 2b से हो जाएगा, c 1 से 1c से हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों मैपिंग आपने कर ली, हो गया फंक्शन का इनवर्स। यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले देखना पड़ेगा फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं। एरो डायग्राम बना लेते आओ। ये आपका a b c, यहाँ पे आना चाहिए आपका 1 2 3, है ना। s से लेके t तक है, a 2 से मैप है, b 1 से मैप है, c भी 1 से मैप है, c भी 1 से मैप है। देखो फंक्शन 1 1 है क्या, 1 की दो प्री इमेज आ गई b b और c b, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो चाहे आप ऑन टू चेक भी मत करो, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। जब इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो इनवर्स निकालेंगे कैसे, इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स निकल पाना पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर वी आर अनेबल टू फाइंड इट्स इनवर्स, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन बिकॉज दिस इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 3 की यहाँ पे कोई प्री इमेज है नहीं, 3 की कोई प्री इमेज है नहीं, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका ऑन टू भी नहीं है। तो दो सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं। fx एक फंक्शन है, r से लेके r तक डिफाइंड है, रियल से रियल तक डिफाइंड है। फंक्शन दे रखा है आपको x3 + 9, आपको इसका इनवर्स निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा।
1 1 1 2 प्रूव हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे हाँ hence this function is bijective, hence this is invertible। इन्वर्टिबल होगा, उसके बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। अगर कोई फंक्शन सिंपल है इस टाइप से, जहां आपको फॉर्म जो है सबसेट्स, यहाँ पे आपको पेयर बना के ऑलरेडी दे रखे हैं, तब आप क्या करेंगे, उन पेयर को रिवर्स कर दीजिए, आपका फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के कंटीन्यूअस फंक्शन जहां पे आपको पेयर नहीं बना के दे रखे, क्योंकि r से लेके r तक कितने इनफाइनाइट पेयर बन जाएंगे। इनफाइनाइट पेयर आप कैसे लिखोगे सेट की फॉर्म में, तो उस चीज को फंक्शन का जब आपको इनवर्स निकालने में क्या करना होगा, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले फंक्शन को 1 1 प्रूव कर लेते हैं। फॉर 1 1 प्रूव करने के लिए क्या था, fx1 = fx2, और इससे हमारा क्या आना चाहिए, x1 = x2। तो fx1 कितना आएगा, x1³ + 9, fx2 कितना आएगा, x2³ + 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x1³ = x2³। इसका मतलब क्या होगा, x1 = x2। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता ओमेगा की फॉर्म होती तब भी हम सोच सकते थे, रियल नंबर है तो x1 = x2 आएगा, क्योंकि आपके ओड रूट लेना है आपको। इस बार 3 5 7 अगर इस टाइप की पावर है तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे x² = x2 का स्क्वायर होता तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, x1 = x2 आ गया, फंक्शन 1 1 है ना। फंक्शन को एक बार ऑन टू प्रूव कर लेते हैं। फॉर ऑन टू क्या करना पड़ेगा, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, हमको फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर फंक्शन की रेंज को डोमेन जो दे रखा है रियल नंबर उसके बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, y = x³ + 9 है ना। तो यहां से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, y - 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, y - 9 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे ओड रूट है, इस फंक्शन की रेंज निकालने का मतलब है आप इस फंक्शन की डोमेन निकालो, क्योंकि इस फंक्शन की रेंज से किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है, और इस फंक्शन के डोमेन से किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी ना। तो बेसिकली ये क्या होगा, अपने आप में इनवर्स वाली चीज होगी। अब ध्यान से सोचो, ये वाली चीज हमने रेंज निकालने की वाला मेथड पहले भी सीखा है। अगर y की वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू रख के तो फंक्शन की रेंज में आएगा, लेकिन अगर आप x की वैल्यू निकालोगे y की वैल्यू रख के तो फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इस फंक्शन का डोमेन में जब दिक्कत होती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन रहा हो या डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो। देखो यहाँ पे ना तो स्क्वायर रूट है, क्योंकि पावर 1/3 है ना, पावर 1/3 है। नेगेटिव नंबर की अगर आप ओड पावर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, नेगेटिव नंबर आ जाता है। जैसे -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, एंड अगर आप -1 का क्यूब रूट लेते हो, क्यूब रूट का मतलब अगर आप -1 की पावर 1/3 लेते हो तो वो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे y - 9, अब y की कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन का डोमेन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। y जो है आपका सारे रियल नंबर आ गए। y क्या था, y हमारे फंक्शन की रेंज था। फंक्शन की रेंज किसके बराबर, डोमेन से रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, hence function is on to। यहाँ पे आप लिख देंगे hence function is on to। अब देखो हमने फंक्शन को 1 1 on to प्रूव कर लिया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन का इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल है। आइए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो एक बार आपने फंक्शन की रेंज निकालने के लिए जो तरीका अपनाया ना, वहां से आपने x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू निकाल ली आपने y - 9 की पावर 1/3। ध्यान से देखना y = fx ऐसा लिया था हमने, y = fx, यही तो था आपका fx, y = fx लिया था हमने। यहां से आप क्या लिख सकते हो, दोनों साइड इनवर्स ले लो, f इनवर्स y = x आ जाएगा। यहां से f इनवर्स f कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड इनवर्स ले सकते हो। ध्यान से देखो x किसके बराबर आ रहा है, x f इनवर्स y के बराबर आ रहा है, लेकिन यहां से हमने x की वैल्यू निकाल रखी है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, f इनवर्स y = x की वैल्यू रख दो y - 9 की पावर 1/3। अरे f इनवर्स y आ गया, जब यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, f इनवर्स x भी तो निकाल सकते हैं हम। f इनवर्स x कितना आ गया, x - 9 की पावर 1/3। आपको f इनवर्स x से निकालना था, आपको f इनवर्स x से निकालना था। देखो ये वाली चीज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं।
आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ गया, फंक्शन का डोमेन आपको कोडोमेन सेट मिल गया, फंक्शन मिल गया, आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना है। या फिर कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है, प्रूव दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। आपको सबसे पहले फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना पड़ेगा। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 on 2 प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 1 प्रूफ कर लिया fx1 fx2 लेके, फिर on 2 प्रूफ कर लिया y लेके, फंक्शन की रेंज निकाल दी। रेंज क्या है, फंक्शन की रियल नंबर आ गई, कोडोमेन के बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका इन्वर्टिबल हो गया। एक बार जब आप जिस मेथड से रेंज निकालोगे ना, वहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी y की फॉर्म में, x की वैल्यू अगर आपके पास y की फॉर्म में आती है, उसके बाद आप ये वाला प्रोसीजर करो। आपने y क्या है fx के बराबर लिया था, दोनों साइड इनवर्स लोगे, f इनवर्स y किसके बराबर आएगा, x के बराबर। x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है y की टर्म्स में, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 9 की पावर 1/3 आ गया। अगर f इनवर्स y आ गया तो f इनवर्स x भी आ सकता है। अब दोनों साइड y की जगह क्या है x रख दो, तो ये आ गया आपका f इनवर्स x। ये है आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। f एक फंक्शन है जो डिफाइंड है r एक्सेप्ट -4/3, ये इसका डोमेन सेट होगा, से लेके r एक्सेप्ट 4/3, ये होगा इसका कोडोमेन सेट। फंक्शन दे रखा है आपको 4x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 4। फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है फंक्शन का इनवर्स, सेकंड पार्ट आपको निकालना है फंक्शन का इनवर्स, लेकिन उसके अंदर x की जगह क्या रख के आपको 0 रख के वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तीसरे पार्ट में आपको बताना है ऐसा x जिसके लिए फंक्शन के इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाए, फंक्शन के इनवर्स की वैल्यू 2 आ जाए। तो आइए फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फंक्शन का इनवर्स। अब देखो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को 1 1 on 2 प्रूव करना पड़ेगा। चलिए फंक्शन को 1 1 on 2 प्रूव कर लेते हैं। 4 1 1 मेथड फॉर प्रूविंग द फंक्शन 1 1। क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं। आपको fx1 कितना आएगा, 4x1 + 3 डिवाइडेड बाय 3x1 + 4। fx दे रखा है, fx1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे x है आप x1 रख दो। fx2 कितना आएगा, 4x2 + 3 डिवाइडेड बाय 3x2 + 4। आपने fx1 को fx2 के बराबर रख दिया। अब आपको यहां से x1 = x2 प्रूव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आ जाएगा 12x1 x2 + 16x1 + 9x2 + 12, दिस इज इक्वल टू 12x1 x2 9x1 16x2 + 12। तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 12x1 x2 कैंसिल कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 16x1 और ये है 9x1, तो इधर आ जाएगा 7x1 और ये है 16x2 9x2, ये इधर आ जाएगा 7x2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, x1 = x2 आपने प्रूव कर लिया। फंक्शन 1 1 है। आइए फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर लेते हैं। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, y = fx लेते हैं ना, y = fx लेते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखना क्योंकि ये वाली चीज आपको इनवर्स निकालने में काम आएगी। तो y = fx लेते हो, क्या करना है आपको, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 4। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3xy + 4y = 4x + 3। यहां से सारे x लिखते हैं, 3y - 4 = 3 - 4y। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 4y डिवाइडेड बाय 3y - 4। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x आपका क्या, देखो फंक्शन को आपको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए इस फंक्शन की बेसिकली क्या हमको डोमेन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यूज का क्या मतलब है, फंक्शन का डोमेन। और यहां से हम फंक्शन की डोमेन निकाल लेते हैं। इस फंक्शन की डोमेन में क्या प्रॉब्लम है कि 3y - 4 जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के अब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले लो। तो यहां से y की वैल्यू कितनी नहीं आनी चाहिए, y की वैल्यू 4/3 नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखो, r यहां से फंक्शन
y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, जो आपकी रेंज आई है वही आपका फंक्शन का कोडोमेन दे रखा है, r(x) 4/3 रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया। फंक्शन 1 भी प्रूव कर लिया, फंक्शन ऑन टू भी प्रूव कर लिया। फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब क्या, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स निकाल वाला पॉसिबल है। इन्वर्स कितना देगा, मैंने आपको बताया था, ये चीज ध्यान से देखना। इन्वर्स निकाल देते हैं अभी। यहां से देखो, x को आप क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो f इनवर्स y, है ना। x को आप लिख सकते हो f इनवर्स y, x हमने निकाले रखा है। f इनवर्स y आ गया आपके पास 3 - 4y डिवाइडेड बाय 3y - 4। अगर f इनवर्स y आ रहा है तो f इनवर्स x भी आ जाएगा। y की जगह क्या है, x रख दो। f इनवर्स y आ रहा है तो f इनवर्स x भी आ जाएगा, y की जगह x रख दो। 3 - 4x अपॉन 3x - 4, f इनवर्स x आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, f इनवर्स x निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना है f इनवर्स 0। f इनवर्स 0 का मतलब है कि जहां पे x है वहां पे आपको 0 रखना है, तो रख दो यहां पे। x की जगह 0 रख दिया। 3 - 4 * 0 3 डिवाइडेड बाय 3 - 4, ये आएगा आपका f इनवर्स 0। क्या करा आपने, f इनवर्स x तो निकाल ही रखा है, f इनवर्स 0 निकालने के लिए जहां पे भी x है वहां 0 रख दो। 3/-4, ये आ गया आपका f इनवर्स 0। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, फाइंड x। आपको एक ऐसा x निकालना है जिससे f इनवर्स x की वैल्यू 2 आ जाए। f इनवर्स x की वैल्यू 2 के बराबर रख दो। ये देखो 3 - 4x डिवाइडेड बाय 3x - 4, इसको आप 2 के बराबर रख दो। यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। f इनवर्स x 2 तो रखना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 - 4x = 6x - 8। यहां से आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11 = 10x। x की वैल्यू आ गई आपके पास 11/10। तो ऐसा x आपको निकालना था जिससे f इनवर्स x 2 के बराबर हो जाए। ऐसा x हमने निकाल लिया, वो है 11/10। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक सीबीएसई में 2016 या 17 में 4 मार्क्स में वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इनवर्स निकालने वाला, तो डेफिनेटली 4 नंबर का ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन था, तो आपको 1 1 1 2 प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आई। जब आपने 1 2 प्रूव किया तो वहां से फंक्शन का इनवर्स निकल गया। थोड़ा ट्रिकी में बोल सकता था, पार्ट नंबर 3 था, वहां आपको ध्यान रखना है f इनवर्स x = 2 दे रखा है, 2 रख दो। ज्यादा खुद का दिमाग लगाना नहीं है, जो एग्जामिनर ने बोला वो कर दो। वहां से x की वैल्यू अपने आ जाएगी 11/10, वो आपका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के ऊपर एक दो सिंपल क्वेश्चन और लिखा है। f एक फंक्शन है 1 2 3 से लेके abc, a सेट से लेके b सेट तक डिफाइन, आपको दोनों सेट दे दी, फंक्शन की मैपिंग बता दी। आपको प्रूव करना है कि f इनवर्स का इनवर्स खुद f के बराबर है। देखो, इसको आप एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, एंड एज ए क्वेश्चन भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको फंक्शन में प्रूव करके देता हूं। ये वाली चीज आपने मैट्रिक्स में भी प्रूव करी थी। कोई मैट्रिक्स है A, आपने उसका इनवर्स लिया, उस इनवर्स का फिर से इनवर्स ले लिया, तो वो मैट्रिक्स A ही आ जाएगी ना। आपने A को 1/a किया, फिर उस A को भी 1/a लिख दिया, तो 1/1/a वो घूम के क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। ये वाली चीज आपने ट्रांसपोज में भी करी थी, A का ट्रांसपोज लिया, उसका भी ट्रांसपोज लिया, तो वापस A के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली चीज फंक्शन में भी वैलिड होगी। मैं आपको करके बता देता हूं। देखो, सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन जो है आपका 1 2 3 से लेके abc तक है। 1 2 3 से लेके abc तक है। 1 a के साथ मैप है, 2 b के साथ, 3 c के साथ, डायरेक्ट 1 to 1 मैपिंग है। फंक्शन 1 1 2 दिख रहा है, इनवर्स निकाल पाना एकदम पॉसिबल है। f इनवर्स निकाल लेते हैं। f इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, ये यहां से है, यहां से यहां से, तो f इनवर्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, f इनवर्स b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, f इनवर्स c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये तो हो गया आपका f इनवर्स हो गया। अब आपको इसका भी इनवर्स निकालना है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या है, फंक्शन को उल्टा लिख देता हूं, a b c 1 2 3, ये वाला जो है आपका फंक्शन f इनवर्स है ना। a से लेके 1 तक, b से 2, c से 3, ये आपका f इनवर्स है। अब डिफाइन कर देख लो, f इनवर्स a b c से लेके 1 2 3 आ गया। अब आपको इसका भी इनवर्स लेना है। इसका भी इनवर्स लेने का क्या मतलब है, फंक्शन अब यहां से यहां हो जाएगा। अब देखो f a कितना आएगा 1, f b 2,
FC3। तो आप खुद देख सकते हो, अगर आप इसका भी इन्वर्स लोगे तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1 2 3। आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1 2 3, 1 के साथ A, 2 के साथ B, C के साथ 3। तो अगर आप इन्वर्स का भी इन्वर्स लेते हो, ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, इसका भी इन्वर्स कहां से आता होगा, इसका भी इन्वर्स यहां से आता होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा, f1 = A, f2 = B, f3 = C। और ये वाली चीज, ये वाला f आपका क्या है, इन्वर्स का इन्वर्स। तो हेंस प्रूफ फंक्शन का इन्वर्स किसके बराबर आ गया, खुद फंक्शन के बराबर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। सिंपल सा फंक्शन दे रखा है, 1 to 1 ऑन टू मैपिंग थी, तो आपको इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है ABCD, फंक्शन जो है AB, BD, CA एंड DC, शो दैट f is 1 1 from A, also find f इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। फंक्शन जो है A से लेके A तक ही है, A से लेके A तक है, तो यहाँ पे भी ABCD आएगा, यहाँ पे भी ABCD। देखो मैपिंग A से लेके B तक है, मैपिंग A की B से है, BD किसके साथ है, B की D के साथ है, C की किसके साथ है, C की A के साथ है, D की किसके साथ है, D की C के साथ है। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन 1 1 है, हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन वाले सेट में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं जिसकी प्री इमेज ना हो। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन 1 1 ऑन टू, और ये चीज आपने प्रूव कर ली, शो कर लिया। अब फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाना डेफिनेटली पॉसिबल है। f इन्वर्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको फंक्शन इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख के दे रखा हो तो आप उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स निकालना बहुत आसान है, AB की जगह BA, सारे ऑर्डर चेंज कर दो, AB की जगह BA हो गया, BD की जगह कितना हो जाएगा DD, CA की जगह AC एंड DC की जगह CD। ये हो गया आपका फंक्शन का इन्वर्स। एकदम सिंपल चीज थी। आई होप आपको ये वाले दोनों सिंपल क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अब एक दो एडवांस लेवल के, हाई लेवल के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड में भी पहले 2-3 साल पूछे जा चुके हैं एंड इसी टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होते हैं। fx आपको दे रखा है 9x² plus 6x minus 5। Prove that f is not invertible. Prove that f is not invertible. Modify only the codomain of f to make f invertible. Modify to make invertible। आपको f को मॉडिफाई करना है खाली कोडोमेन वाले सेट को, जिससे ये इन्वर्टिबल हो जाए। और इन्वर्टिबल होने के बाद आपको इसका इन्वर्स निकालना है। ऑल्सो आपको ये वाली दो वैल्यू निकालनी है। दो पार्ट में लिख देता हूँ, f इनवर्स 43 एंड दूसरा पार्ट है f इनवर्स 163। आपको ये दो वैल्यू भी निकालनी है। देखो पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड से लेके कोडोमेन और रियल नंबर। फंक्शन दे दिया, आपको शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे नहीं होगा, फंक्शन या तो 1 1 नहीं होगा या फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको फंक्शन के कोडोमेन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है, इस तरीके से चेंज करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए, है ना, फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। एक बार आपने मॉडिफाई करके फंक्शन को इन्वर्टिबल बना लिया तो आप फंक्शन का इन्वर्स निकालो। अगर आपने इन्वर्स निकाल लिया उसके बाद आप f इनवर्स 43 पे उसकी वैल्यू बताओ, f इनवर्स 163 के ऊपर इसकी वैल्यू बताओ। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आइए इसको क्विकली थोड़ा सा फास्ट स्पीड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम प्रूव कर लेते हैं फंक्शन इन्वर्टिबल है नहीं। फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन 1 1 है नहीं। सबसे पहली चीज 1 1 प्रूव कर लेते हैं, है ना, 1 1 प्रूव कर लेते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या, fx1 = fx2 एज्यूम कर लो।
इज इक्वल टू fx2 कितना आएगा 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। -5 से -5 कैंसिल होगा, बाकी सारे टर्म्स उधर रहेगा। 9 कॉमन लेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6 कॉमन लेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहां से x1 माइनस x2 भी कॉमन आ जाएगा, यहां पे आपके पास बचेगा x1 प्लस x2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस b इनटू a प्लस b, a माइनस b वाली चीज तो कॉमन ले लेंगे हमने, a प्लस b बच गया, यहां पे बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर दो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाली चीज 0 या ये वाली चीज 0। अगर ये वाली चीज 0 हो गई तो आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2, वहां से फंक्शन 1 1 2 हो गया। लेकिन ये वाली चीज कभी 0 हो ही नहीं सकती। ध्यान से देखो, फंक्शन के डोमेन में क्या दे रखा है, फंक्शन के डोमेन में दे रखा है 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब x1 x2 जो है फंक्शन के डोमेन से ही क्या आएंगे, और वो एक पॉजिटिव नंबर है, या फिर 0 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 9x1 + x2 + 6 करेंगे तो ये वाली चीज कभी 0 आ नहीं सकती, इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा। ये अगर 0 हो गई तो x1 = x2 आ गया, हेंस फंक्शन इज 1 1। चलो फंक्शन का एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ, एक नंबर तो पक्का किया हमने। अब देखो 4 on 2 क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ऑन 2 प्रूव कर लेते हैं। ऑन 2 के लिए हम क्या करते हैं, y = 9x² + 6x - 5, है ना। इस तरीके से लिखते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 9x² - y = 0, है ना। x के अंदर क्वाड्रेटिक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -6 प्लस -b प्लस -b² - 4। a कितना है यहां पे, a है आपका 9, c कितना है -5 - 5, ये माइनस में बाहर ले आएगा तो रहेगा 5 + 5, है ना। माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2a, 2a कितना हो जाएगा आपका 18। ये हो गया आपका x की वैल्यू। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, x = -6 प्लस माइनस, देखो ऐसा 36 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है, 36 को आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। 36 रूट से कितना बाहर आएगा, 6 कॉमन आएगा, यहां पे बचा 1, यहां पे 5 + y डिवाइडेड बाय 18। अब 6 को थ्रू आउट कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 6 + y डिवाइडेड बाय 3। देखो अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमारी y की वैल्यू लेंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, बस कि 6 + y जो है भाई स्क्वायर रूट के अंदर है, 0 है, उससे बड़ा होना चाहिए। तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y -6 है, उससे बड़ा होना चाहिए ना। यहां से आप कह सकते हैं y = -6 का ब्रैकेट क्लोज करो, -6 से लेके इंफिनिटी, -6 से लेके इंफिनिटी। लेकिन ये आगे हमारे फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन क्या दे रखा है आपका, होल रियल नंबर, पूरे सारे रियल नंबर का सेट। लेकिन ये तो r के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं तो क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। हेंस प्रूव कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। आधा क्वेश्चन हमारे यहां पर खत्म हो गया। अब देखो आपको फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, कैसे, कोडोमेन सेट को चेंज करके। कोडोमेन सेट को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, कोडोमेन सेट को अगर हम कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमने फंक्शन में कोडोमेन में r की जगह इसकी रेंज लिख दी। अब क्या है, कोडोमेन सेट रेंज के बराबर हो गया, फंक्शन 1 1 तो था ही, ऑन टू भी हो गया, है ना। ये फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन आपने करनी पड़ेगी जिससे फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल हो जाए। फंक्शन अब इन्वर्टिबल हो गया तो अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स निकालना यहां से बहुत आसान है आपके पास। x क्या होता है आपके पास, x होता है f इन्वर्स y, है ना। अब क्या लेते हैं, y = fx लेते हैं ना, तो वहां से आ जाता है f इन्वर्स y = ये वाली वैल्यू -1 + -6 + y डिवाइडेड बाय 3, है ना। यहां से आपके पास इन्वर्स आ गया। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट के बाहर ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू -6 से बड़ी होनी चाहिए y की, तो ये नंबर 0 से बड़ा आएगा ना, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप माइनस वाला साइन हटा देंगे, क्योंकि नहीं तो ये फंक्शन की 0 से बड़े होने वाली चीज को अनसैटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह x रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 6 + x डिवाइडेड बाय 3। हमने यहाँ पे क्या है,
प्लस माइनस वाला माइनस साइन हटा दिया, नहीं तो हमारे डोमेन वाले पार्ट में दिक्कत आ रही थी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। अब इसमें से भी आप कुछ घटा लोगे तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन फंक्शन का डोमेन तो क्या है, 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। f इनवर्स x आ गया, आपको निकालना क्या है, f इनवर्स 43 फर्स्ट पार्ट में x की जगह क्या रख दो, x की जगह 43 रख दो, 43 प्लस 6 कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 3। 49 किसका रूट होता है आपका 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 3 2। f इनवर्स 43 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2। सेकंड पार्ट में क्या है 163, ये भी मैं आपको ओरली बता देता हूं, 163 प्लस 6 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, यहां आ जाएगा 13 माइनस 1 12 डिवाइडेड बाय 3 4। तो f इनवर्स 163 की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये वैल्यू आपके पास आएगी 2। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एल्गोरिथम को, अपने दिमाग में जो प्रोसेस है उसको याद रखना है। क्वेश्चन दिखते ही इनवर्स का 1 1 और 2 प्रूव करना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से और 2 निकालोगे, जो आप यहाँ पे रेंज निकालने के लिए तरीका फॉलो करते हो, वहां से x की वैल्यू याद रखना, क्योंकि वहीं से आपका इनवर्स आने वाला होता है। f इनवर्स y आएगा, y की जगह x रख दो, f इनवर्स x आ जाएगा, वहां पे आंसर छोड़ दो। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में एडिशनल 2 पार्ट सोल्व करने थे, वो कोई खास बात नहीं है, x की वैल्यू रख के आप इजीली कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ आया हो। आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड में पिछले साल पूछा जा चुका है, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करने वाले हैं। देखिए बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है f जो r पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से लेके -9 से इंफिनिटी तक डिफाइंड है। आपको डोमेन पता चल गया, कोडोमेन पता चल गया। फंक्शन दे दिया आपको 5x² + 6x - 9, ये है आपका fx। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। आपको फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करना है, साथ साथ इसका इनवर्स निकालना है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए पहले हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कैसे? सबसे पहले फंक्शन को 1 1 प्रूव करेंगे, 4 1 1 प्रूव कर लेते हैं। fx1 = fx2, 5x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9 = 5x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 9, है ना। -9 से -9 कैंसिल होगा, ये सारे टर्म आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 5x1 - x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b प्लस 6x1 माइनस x2 = 0। x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, यहां से आपके पास आएगा 5x1 प्लस x2 प्लस 6 = 0। ध्यान से देखो, जो आपके x1 x2 है वो r पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर उनको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव, 6 ऐड करोगे तब भी पॉजिटिव, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 है। अब ये वाला पार्ट 0 है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, x1 x2 के बराबर है। और यही हमारी 1 1 आने की कंडीशन होती है कि x1 x2 के बराबर आ जाए, है ना। x1 x2 के बराबर आ गया। अब देखो इसको ऑन टू प्रूव करना है, और ऑन टू का प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। क्या करेंगे, y = fx, है ना, y = 5x² + 6x - 9। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बाद में इनवर्स निकालने में काम आएगी। अब देखो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6x - 9 - y = 0। x के अंदर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस b² - 4a इनटू c -9 - y, तो ये माइनस कॉमन लेके यहां पे 9 + y होगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, 2 × 5, यहां पे आ गया आपका 10, है ना। यहां से आई थिंक 1 2 इजीली कैंसिल हो जाएगा। आप 1 4 यहां से, 1 4 यहां से कैंसिल कर सकते हो, 1 2 कैंसिल कर देते हैं, -3 प्लस माइनस, यहां से हमने 4 कॉमन लिया है तो 9 बचेगा, 9 प्लस 5 × 9, 5 × 9 कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 5।
क्योंकि यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लोगे 9 बचेगा, 4 तो बाहर जाएगा 2 और 1 को हमने काट दिया, -3 + 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 तो हमने डायरेक्टली काट दिया, इसको सिंपलीफाई करो तो x की वैल्यू आ गई -3 + -45 + 9 54 + 5y डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई आपकी x की वैल्यू है ना। अब आपको पता करना है कि फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं हम। 54 + 5y should be greater than equal to 0, 5y should be greater than equal to -54, y is greater than equal to -54/5 है ना। ये आगे फंक्शन की रेंज आपकी -54/5 से लेके इंफिनिटी। अब देखो जो हमारी फंक्शन की रेंज आ रही है, ध्यान से देखो, ये तो डेफिनेटली आपके कोडोमेन का पार्ट है ही है। -45/5 ये क्या है, -11 के आसपास आएगा। आपकी जो रेंज है वो आ रही है -11 से इंफिनिटी। आपका जो कोडोमेन दे रखा है वो -9 से इंफिनिटी। अब -इंफिनिटी और -11 से इंफिनिटी, ये वाला जो सेट है वो -9 से इंफिनिटी वाले सेट का सुपर सेट है, उससे बड़ा है। इसका मतलब आपकी रेंज जो है कोडोमेन से बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑन तो है ही है। दिक्कत जब होती है जब रेंज वाला सेट कोडोमेन से छोटा आ जाए, लेकिन रेंज तो हमारी कोडोमेन से बड़ा सेट आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन डेफिनेटली हमारा ऑन है। अब फंक्शन ऑन हो गया, फंक्शन का इनवर्स निकालना है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी, फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की इनवर्स निकालने में एक प्रॉब्लम आ रही है कि प्लस माइनस दोनों साइन है। आप ध्यान से देखो, फंक्शन के अंदर जो इनपुट है वो आप खाली r+ ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लोगे, -3 में से कुछ घटाओगे तो वो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन ही लेना है। f x को मैंने लिख दिया f इनवर्स y, वो कहां से आएगा, वो आएगा यहाँ से, x f इनवर्स y है ना, वो हमने लिख दिया f इनवर्स y -3 प्लस साइन ले लिया खाली 54 + 5y डिवाइडेड बाय 5, ये है आपका f इनवर्स y। अब आप क्या करोगे, y की जगह x रख दो, f इनवर्स x, और ये वाली पॉजिटिव टर्म है इसलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं 54 + 5y -3 डिवाइडेड बाय 5, और यही आपको प्रूव करना था। ध्यान से देखो, 54 + 5y का स्क्वायर रूट -3/5, हेंस प्रूव्ड, हमने फंक्शन का इनवर्स जो चाहिए था उसके बराबर प्रूव कर लिया। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। फंक्शन के इनवर्स का क्या फंडा है, क्या उसका मतलब होता है, ये वाली सारी चीज आपको बेसिकली क्लियर होगी। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके हमको सजेशन दें। हमारा चैनल भी आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ 12th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, जो बच्चे सीबीएसई में एनरोल्ड हैं उनके लिए रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट यहाँ पे आज खत्म हो गई है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपका लास्ट टॉपिक था, लेकिन जो बच्चे हरियाणा बोर्ड से एचबीएससी से एनरोल्ड हैं उनके लिए रिलेशन फंक्शन वाली यूनिट में एक टॉपिक और बचा है, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस सीबीएसई में भी था, लेकिन 2018 के बाद सीबीएसई ने उस ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन वाले टॉपिक को हटा दिया। हरियाणा बोर्ड ने उस टॉपिक को अभी भी रखा है सिलेबस के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशन वाली चीज डिस्कस करेंगे। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई है। आपको बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जिस लेक्चर में मैं बाइनरी ऑपरेशंस कराऊंगा वहां पे मैं अलग से मेंशन भी कर दूंगा कि ये वाला लेक्चर खाली हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई वालों के लिए आज रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट टोटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।